अच्छा, कपिल देव, अजय कुमार, सोनू कहाँ है? सोनू नोनू, नवदीप सिंह, चमन कुमार, शुभम कुमार, कुलदीप कुमार, निखिलेश कुमार, रॉकी सिंह और सभी ग्रामवासियों का, पूर्व प्रधान जी, मेरी माँ बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपके गांव ने हमें अवसर दिया कि हम यहां आके अपनी बात रखें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक शिकायत मेरी आपसे ये है, क्योंकि अपनों शिकायत की भी जाती है, इसे बनवा लो, ये अच्छा नहीं लग रहा। जब हमने अपने लिए इतने अच्छे अच्छे घर बना लिए तो अपने गुरुओं संतों के लिए भी ऐसी जगह बना लो कि जहां जाके उनको नमन करने में हमें तकलीफ ना हो या हमें अपमानित न महसूस होना पड़े। कहते हैं जो कौम अपने इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, और हमारा इतिहास यही है, हम पे पहचान है। इस देश में जाति अलग बात है, लेकिन हम पे पहचान है। हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष सत्येंद्र भाई, मुझे आपसे बस यही कहना है, हमें कोई भी चीज मांगने से नहीं मिली और ना ही किसी ने हम पे दया करके कोई चीज हमें दी कि किसी ने हमारे रोते हुए चेहरे देखे, हमारी पेट की भूख देखी, हमारे टूटे हुए घर देखे और हमसे कहा कि तुम पे चीज की कमी है, तुम ये ले लो। ऐसा नहीं हुआ। हमेशा इधर आ बैठ, हमेशा हमारे बीच के लोगों ने बढ़ चढ़ के लड़ाई में हिस्सा लिया और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। याद कर, ऊपर कहीं नीचे में कोई, इसमें कोई छोटा बड़ा है क्या? यहाँ पर अरे बैठना है, मैं कह रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हैं? इस गैर बराबरी के खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं। ये बराबरी है, आप समझो ना, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब ठीक है। ये तो अमीरों ने बना रखा भाई, जानबूझ के व्यवस्था जिन्होंने बनाई। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके और छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर फरीदी, चौधरी चरण सिंह, तमाम जो हमारे महापुरुष हुए, संतराम बी प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जमुना कपूरी ठाकुर, सबने देश में समता समानता का माहौल बने, इसके लिए लड़ाई करी और उनके संघर्षों का परिणाम है कि आज हम इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन जी रहे हैं। कुछ भी एक दिन में नहीं बना है। इसके लिए देखो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने कब स्कूल चलाए, 18 स्कूल खोले, उनकी पत्नी ने अपमान सहा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाया। वो चाहते थे इस काम को ना करते, लेकिन उनके प्रयास की देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको गुरु मान के इस काम को आगे बढ़ाया। साहू जी महाराज ने इस बात को आगे बढ़ाया और फिर उनके अधूरे काम को माननीय काशीराम साहब ने परवान चढ़ाया। लेकिन जो काम अभी अधूरा रहेगा उसको कौन पूरा करेगा भाई? क्या इस मुल्क में गैर बराबरी खत्म हो गई है? क्या जाति के आधार पर शोषण खत्म हो गया है? क्या ऊंच नीच खत्म हो गई है? क्या सब लोग खुशहाल हो गए? हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान आसानी से मिल रहा है क्या? सब बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? धार्मिक आजादी मिल गई है क्या? तो आप तमाम तरह की चीजें महसूस करो तो आपको एहसास होगा कि आज भी देश में, वो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोग वो हैं जो सस्ता राशन लेते हैं। वो कौन लोग हैं? वो धन्ना सेठों के लोग हैं। वो कौन है? वो सब आपके और मेरे परिवार के लोग हैं, जिन पे आज भी पक्के मकान नहीं, खाने को राशन नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है और जिनके पास अभी गुरु घर भी नहीं। ये सब कुछ, यहां तक इस देश में पानी को पीने का अधिकार, जहां से जानवर पी लेता था, उस तालाब में पीने के अधिकार के लिए भी बाबा साहब को लड़ना पड़ा। तो कोई हम पे दया नहीं करेगा। ये लोकतंत्र है। राजतंत्र में तलवारों के दम पे राज बदला जाता था, युद्ध होते थे, हजारों हजार लोग शहीद हो जाते थे, सेना आती थी, हाथी पे, घोड़े पे, बंदूकें चलती, तोपें चलती थी, हजारों हजार लोग मरने के बाद राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिमान व्यक्ति थे, बैरिस्टर थे। उन्होंने हमें वोट की ताकत दी कि हम चाहें तो हजारों साल की गुलामी एक दिन में काट सकते हैं। हमारे अंगूठे में आज वो ताकत है। हमें ना तलवार सीखनी, ना बंदूक चलाना सीखनी, ना कुछ खर्च करना। हमारे अंगूठे में वो ताकत है। हम चाहें तो अपने बीच के व्यक्ति को कुर्सी बिठा दे और हम चाहे बहुत ताकतवर को जमीन पर पटक दे। आज जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है और वो लगातार षड्यंत्र करके दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वो लगातार सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, वो महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और गरीबों के खून पसीने कमाई लूट लूट के धन्ना सेठों को दे रहे हैं। नौकरियों में नौकरी नहीं आ रही है, भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं और आज भी जुर्म जाति दादागिरी जारी है। ताकतवर लोग गरीबों को कुचलने का काम कर रहे हैं। कहीं बुलडोजर चल जाते हैं,
कहीं मस्जिद में चल जाते हैं, कहीं तमाम तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे बस यही कहने के लिए आया, ये जुल्म ज्यादती रोकनी है तो अपनी ताकत बनाओ। जब आप पे जिन लोगों ने आपको कमजोर समझ के, जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, जिन लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया, जिन लोगों ने आपसे हाथ छुड़ा लिया, आप भी उनकी परवाह मत करो। ये लोकतंत्र है। जिन लोगों ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया, भूखे रहने को, मरने को, परेशान होने को, आप देखो ना हालात क्या है। मैं देखता हूं ना, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैंने देखा है जीवन कि अगर जब कोई घर में बीमार होता है तो कर्ज लेना पड़ता है, तब जाके इलाज होता है। अगर शादी करनी हो तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, कुछ उधार लेना पड़ता है, गहने गिरवी रखने पड़ते, तब गरीब आदमी शादी करता। क्या है इस देश में? क्या मिला आपको इस देश में 70 साल में? हमारी फटी हुई लोहिया, हमारे फटे हुए कपड़े, हमारी हालात, हमारे टूटे हुए घर और छप्परे बता रहे हैं कि आज भी हम इस देश में गुलामों जैसा जीवन जी रहे हैं। इस देश में अमीरों के कुत्ते भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अमीरों के कुत्तों के पास भी रहने के लिए अच्छे मकान है, गर्मियों में उनके लिए एसी लगता है, सर्दियों में उनके लिए हीटर लगता है, लेकिन हमारे तो जीवन के बारे में कोई सोचता ही नहीं। हमारे बच्चे इलाज करने के कारण सड़कों पर मर जाते हैं, अच्छा भोजन न मिलने के कारण कुपोषण के शिकार होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी हालात को पहचानो। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, कहां रोजगार? कौन पूछ रहे हैं तुम्हें? पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में इलाज की व्यवस्था नहीं। क्या करोगे इस देश में? कल आपसे बोलने का अधिकार भी छिन जाएगा। कल जब आज संविधान है तो ये कुर्सियां सजी है, मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं और आप बैठ के सुन रहे हैं। अगर संविधान नहीं होगा कौन देगा बोलने की इजाजत? ये कुर्सियां संविधान की वजह से, इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं, इसमें हमारे महापुरुषों का संघर्ष है। अगर आज हम बलिदान के लिए तैयार नहीं होंगे, आज हम संकल्प नहीं लेंगे, आज हम मेहनत नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां क्या खाएगी इस देश में? किसानों को उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसानों की जमीन हड़पे जा रही है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये भारत है जहां लोग सुबह बिकने के लिए जाते हैं चौराहे पे कि कोई उनको खरीद के ले जाए दिन भर के लिए और उनके बच्चों के पेट की व्यवस्था हो सके। ये भारत है। और बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम चांद पे चले गए, कहां चले? कहीं चले जाओ, जब इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान खुशहाल नहीं है, इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो देश कैसा है? ये वोट की शक्ति आपको ताकतवर बना सकती है और आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है, लेकिन आपको भी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। अगर आप पैसे वाले लोगों के चक्कर में पड़ते रहोगे तो फिर गरीबों के बारे में सोचेगा कौन? और अगर पैसे वाले हितैषी होते तो आज आपकी जिंदगी बदल गई होती। इसलिए मैं बस आपसे कहने आया, आप जानते हैं मैं तो पिछले 10 साल से मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया। मैं पहली बार आपके बीच आया। मैं पिछले 10 साल से लड़ रहा हूं, जेल भी जाता हूं, मुकदमे भी झेलता हूं, हर अन्याय के खिलाफ लड़ता हूं। अभी 2 दिन पहले औरैया गया, जहां एक बहन के पहले ससुर को, फिर सास को, फिर उसके पति को फावड़ों से कुचल के मार दिया गया। उसका 12 साल का बेटा मुझसे अपील कर रहा था रोते रोते कि भाई आप आना, हमारी मदद करना, हम डर के साए में। तो मैं इस काम छोड़ के चला गया उनकी मदद करने, और जो जो मैं कर सकता था मैंने किया। और 3 दिन का समय दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो मैं यहीं आगे बैठूंगा और 1 लाख लोगों का मोर्चा लगाऊंगा। मेरे पास संगठन है, मेरे पास लोग है, एक दिन मोर्चा लगाऊंगा, सरकार की नींद हराम कर दूंगा। लेकिन सड़कों से मैं आपकी यही लड़ाई लड़ सकता हूं। मैं चाहता हूं जुल्म जाति दादागिरी जड़ से खत्म हो। वो तब होगी जब कानून बनाने की ताकत हमारे हाथ में आएगी, जब हम आपकी बात को पार्लियामेंट में जाकर रख सकते हैं, जब हम आपके अधिकारों को लड़ेंगे। मेरे हाथ में हो तो यहाँ बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल बने, बढ़िया से बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज बने, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में लगे, यहाँ बच्चों को रोजगार की व्यवस्था हो, बहनों के लिए कुटीर उद्योग लगे, घर पे रोजगार की व्यवस्था हो। मेरी माओ को घर पाल चलाने के लिए, हमारे पेट पालने के लिए भैंसें पालनी पड़ती है, गाय पालनी पड़ती है। क्यों? उसका दूध बेच लो, खेतों में से घास लाती है, दूध बेच बेच के हमारे पेट पालती है। कब तक चलेगा इस देश में? क्या उनका कोई स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उनके कोई सपने नहीं है? कितने लोगों को सुख सुविधा दी है सरकार ने? कितने लोग एरोप्लेन में बैठे हैं? कितने लोग 4 पहिया गाड़ी? कुछ भी तो नहीं है। और मेहनत हमसे ज्यादा कोई करता है क्या? हम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे फैक्ट्री में काम करते अपने घर चलाते हैं। ऐसा नहीं था मुल्क और ऐसा नहीं रहेगा मुल्क, मगर ये हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं यहाँ, क्या गरीबी की जिंदगी रास आ गई है? इसी गरीबी की जिंदगी में जीना चाहती हो या गुलामी गरीबी की जिंदगी खत्म करना चाहती हो? बताओ, ये गरीबी जिंदगी पसंद आ रही है? बताओ। तो ये इसको खत्म करने का तरीका ये है कि इस देश में नोटों का वितरण करने की ताकत सरकार के हाथ में होती है। अब अपनी ताकत बनाओ। जो टैक्स हम देते हैं वो पैसा जहां इकट्ठा होता है उसको सरकार तय करती है किसके पास कितना जाएगा, किस बजट में कितना जाएगा, कौन किस प्रधान पे क्या जाएगा, किस क्षेत्र में क्या जाएगा, सरकार तय करती है। अपनी ताकत बनाओ और ऐसे लोगों को छोड़ो जो लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते। मैं तो आपका खून लड़ रहा हूं, और किसी किसानों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, 68,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई हो, आप सब जानते हैं। क्या मैंने कभी आपका साथ छोड़ा?
मैंने 68 नियुक्ता लड़ कर रिलीज करवाई। आप 4 दिन में वहां पड़ा रहा, इस सरकार के नाक में दम कर दिया। लेकिन ये ऐसी निकम्मी सरकार है कि दलित पिछड़ों के बच्चों को कुर्सी देना चाहते। सोचो, अभी तो संविधान है, तभी हमें नहीं देना चाह रहे हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हमारे साथ? हमें सांस लेने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। वो दिन आने से पहले मैं तुमसे कह रहा हूं, ये जो मेरे छोटे भाई बैठे हैं, कमर कस लो। ना हम इस देश में गुलाम थे, ना गुलाम है और ना गुलाम जिएंगे। और ये गुलामी की बेड़ियां हम लोग काट देंगे। एक महापुरुष ने कहा, मैंने उनका नाम है, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पढ़ना, चे गुवेरा। उन्होंने कहा, मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इसलिए नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए। मृत्यु एक अटल सत्य है, सबको मरना है, लेकिन आप क्या करते हुए जाते हो ये दुनिया को याद रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने बहादुर भाइयों से कहूंगा, अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचो। ये लोकतंत्र है, जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। और राज ऐसे आएगा जब हम संगठित होकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुस्लिम भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी को जोड़ेंगे और जोड़ के अपनी ताकत बनाएंगे, तब हमारा राज आएगा। जब राज आएगा तो फिर जैसा मैंने इतिहास के बारे में कहा कि सदगुरु रविदास जी ने कहा, बेगमपुरा राज। बेगमपुरा का मतलब होता है जहां कोई गम ना। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सत्संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु जी ने कहा, मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ जाति ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी के का पेट भूखा ना रहे, किसी के तन पे कपड़ों की दिक्कत ना हो, किसी के सर पे छत की दिक्कत ना हो, प्रेम भाईचारे से रहे, कोई छोटा बड़ा ना। ऐसा राज चाहता हूं। लाएगा कौन? मोदी के लोग? कौन लाएगा? अमित शाह के लोग? हम लाएंगे, हम। और मेहनत करके लाएंगे। कुछ भी नहीं मिलता, मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने वाले मत बनो। मांगने वाले क्या कहते हैं? क्या होता है मांगने वाला? क्या हम भिखारी? हम अपने अधिकारों को छीन के लेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, हिम्मत बना लो और पीछे मुड़ के मत देखो, ठीक है? मैं तो 4 गोली खा के बैठा हूं, नहीं मरा ना? नहीं मरा। क्यों नहीं मरा पता? क्योंकि मेरे ऊपर सदगुरु महाराज का आशीर्वाद है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की दुआएं, प्रार्थना है। और वो उन्होंने मुझे चुना इस लड़ाई को लड़ने के लिए। उन्होंने मुझे ताकत दी है कि जाके इस लड़ाई को लड़ो। इसलिए मैं आपके बीच हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो आपको डरे। आओ मैदान में मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, कामयाब करते हैं, गरीबों की जिंदगियां बदलते हैं, इनके घरों में उजाले लाते हैं, इनकी आंखों के आंसू पूछते हैं, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देते हैं और इस देश में मानवता का राज स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज हमारी कितनी मीटिंग है? 9 मीटिंग है, 9। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें फिर मैं सबक सिखाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं, टेंट मत लगाना, मैं जल्दी आकर अपनी बात को। क्यों नहीं मानते तुम लोग? ये मुझसे कह रहे हैं कि हमारी मानते नहीं, ऐसा क्यों करते हो? क्या अगर टेंट लगाओगे मेरी इज्जत कम हो जाएगी? है? तो जब मैं मना कर रहा हूं कि मत लगाओ, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? ऐसा मत करो, मेरी बात को माना करो। आज के बाद तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल मत करो ऐसा। और वहां से लाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं जब यहीं आ गया, क्यों घूम रहे हो पैदल कर? मुझे अच्छा लगेगा कि मैं गाड़ी में बैठा रहा हूँ, मालिक की तरफ, तुम नीचे आ रहे हो पैदल कर। ये क्या बात? ये ठीक नहीं है। अपने बड़े भाई की बात माना करो। मानोगे नहीं मानोगे? पक्का? ऐसे हाथ उठा के बताओ, ठीक है? ये हमारा चुनाव निशान है। क्या है चुनाव निशान हमारा? बताओ, दोबारा देखो, क्या है चुनाव निशान? बताओ, जोर से बताओ, हर एक आदमी बताओ। आज लिए याद दिला रहा हूं, कभी कहो भाई हमारा आदमी को चंद्रशेखर बढ़ गया, उसको वोट देंगे और वोट किसी और को दे रहा हूं, ठीक है? कोई कुछ आ जाए। मैं एक बात बताऊं आपको, गरीब ना बड़ा भावुक होता है। वो जब कोई बात ठाल लेता ना, तो फिर वो पैसों की चिंता नहीं करता। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। अजय बता, काशीराम साहब ने कहा कि वोट का अधिकार हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, ना कि बिकने के लिए। क्या कोई 1000 रुपए का सरम कार्ड देकर आपकी वोट खरीद सकता है क्या? बताओ, बिकने में गाँव लोग हो गया है? साहब ने कहा वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। तो बहन बेटी को भेजता है क्या कोई? है? किसी लालच में किसी को सौंपता है क्या कोई? फिर ऐसा क्या हो गया? तुम मरे हुए लोग हो गया है? ये नहीं उम्मीद कर सकता मैं तुमसे, समझ रहे हो? अगर इसने कहा अगर पैर में जंजीर नहीं काट पा रहे तो पैर काट लो, लेकिन गुलामी के साथ मत जियो। दुश्मन के 1000-2000 रुपए की परवाह करोगे तो अपने बच्चों के को मरने के लिए तैयार कर दोगे। देश में कुछ बचेगा नहीं। भूख। मैंने ये भी सुना कि आदमी
भूखे पेट रह सकता, अपमानित होकर रहता, दुश्मन की के घी पकवान खा के अपने आप को मजबूत समझ रहे हो क्या? है दुश्मन का तो घी भी भूख के बराबर है, और मेहनत का की नमक की रोटी भी घी की रोटी से बढ़िया है। बिल्कुल गलती मत करो, अपने खाली देश में सब खत्म हो जाएगा अगर आप इन चीजों की परवाह करोगे। ठीक है, चुनाव चिन्ह पता लग गया आप लोगों को? बताओ कौन कौन मदद करेगा? हमारा हाथ उठाओ जो मदद करेगा। एक हाथ वाले की मानी मानूंगा नहीं, दोनों हाथ उठाओ तब मानूंगा। उठा के रखो, मैं देखूंगा तुम जो कितनी देर में। देखो एक ताऊ जी नहीं उठा रहे, मैं उनको उम्र उठ गई शायद, उनके ऐसा लग रहा ज्यादा। आप मेरे साथ नहीं हो? जल्दी बताओ। सब साथ है? नहीं लाठी लेकर बैठे हैं पीछे। अच्छा आप उठा लिया, उन्होंने हाथ उठा लिए। अब एक बार हाथ नीचे कर लो, एक बहुत काम की बात आ गई। चुनाव निशान पता लग गया बेटा, सामने से इधर हो जाओ, तुम नुकसान कर दोगे मेरा। अब इधर देखो, इसको भी देख लो क्या लिखा है बताओ। वेरी गुड, अब इसको भी समझ लो। इसके पीछे दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, उसके पास माफिया बड़े बड़े, उसके पास पूरा मीडिया है जो मीडिया उनके झूठ को भी सच साबित कर देता है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है, उनके पास पुलिस की ताकत है, उनके पास पैसा है, वो पैसा बांट के वोट खरीदते हैं। तो उनका मुकाबला कैसे हो सकता है? उनका मुकाबला सहयोग से हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जिनको नेता मानता हूं ना, माननीय काशीराम साहब, उन्होंने मुझे कहा जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब वो राजा मान्ना विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ने गए ना इलाहाबाद में, तो वो एक नोट एक वोट के साथ मैदान में उतरे। अब मैं उनका चेला होने के नाते, क्योंकि मेरे पिताजी तो कोई धन्ना सेक्रेटरी थे, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे, आपके यहाँ भी हेडमास्टर होगा कोई, देख लो कितना बड़ा करोड़पति आप समझ लो। ठीक है, अच्छा मुझे सीबीआई इनकम टैक्स वाले मेरा इतने भी कुछ बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, बस वो मुझे गोली मार सकते हैं, गोली से भी नहीं मर रहा हूं, ये भी स्टील बॉडी है, गोली ऐसे नहीं जाती, स्टील बॉडी है। इन्होंने बहुत आशीर्वाद दे रखा था लोग, तो अभी नहीं जाता मैं कहीं, अभी तो मैं इनकी जिंदगी बदलूंगा, तब जाऊंगा मैं। ठीक है, तो आपसे मेरा आग्रह है इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, चाहे आप ₹1 का सहयोग दें, लेकिन अपनी ईमानदारी मेहनत की कमाई से सहयोग जरूर करें, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़े और मेरे अंदर ताकत आए कि मेरे लोग मेरे साथ, चाहे करें ₹1 का सहयोग। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप बहुत सारे पैसे दे दो, लेकिन इसमें योगदान करो, क्योंकि इससे लड़ाई, क्योंकि हम सबकी लड़ाई, तो चाहे आप करो ₹1 का योगदान, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े, लेकिन करो जरूर, इसमें ध्यान रखो कितनी। ठीक है, इसका ढक्कन खोलो, अब मैं देखूंगा कि यहां से मुझे कितनी मदद होगी। हाँ देखिए चलते ना, अपने लोगों को जानते हुए एक दूसरे को देख देख के चलते हैं। आप ये मत सोचो आपका नोट छोटा बड़ा है, मेरे लिए आपका ₹1 भी लाखों रुपए के बराबर, चिंता मत करो। ये बिल्कुल मत अपने दिल में लाओ कि मैं ₹1 दूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, मुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं गरीब का ₹1 मेहनत का भी हजारों रुपए से ताकतवर है। मुझे उस ₹1 की ताकत बहुत है मेरे लिए, आराम से अनुशासन में। यहाँ तो मजबूत लोग भी हैं 500-500 रुपए देने वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेक्रेटरी साहब के लिए धन्यवाद, हर ₹1 वाले के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि सबका सहयोग है, ये आपका सहयोग है। मैं इसको वचन देके कहता हूँ गुरु घर में अपने खून का आखिरी कतरा लगा के भी इस सहयोग को उतारूंगा। ये इन्वेस्टमेंट है आपका, आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल ये करोड़ों रुपए के अधिकार अवसर के रूप में आपके बीच आएगा। लाभ सुंदर जी मेहर कर बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछला आंदोलन भी आपने ऐसे ही खड़ा किया, मेहनत कर करके ₹1 जुटा। वो अलग बात है कि वो बड़े हो गए, उनको अब दिखाई नहीं देते हमारे लोग, लेकिन चिंता मत करो, जब तक चंद्रशेखर आजाद है किसी भी जुल्म जाति और दादागिरी को रोकने के लिए जी जान लगा देगा। और मेरे भाई मेरे साथ लड़ाई को लड़ने में ऐसे करो, हाथ ऐसे
एक आखिरी वादा करो मुझसे, पहले तो आपको ये करना है, अपने यहाँ की बूथ कमेटी चेक करनी है। अगर कोई भी वोट कटवा दिया किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने, उस वोट को बनवाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो 18 साल पार हो गए हैं, कोई आदमी नहीं छोड़ना जिसका वोट ना बने। तीसरी बात, 24 तारीख की जयंती है, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेगी कि क्या है जयंती? रुक जा, कैसे जानेंगे आपकी औलादे, आपकी छोटे बच्चे कैसे जानेंगे, बहनें कैसे जानेंगी? उसके लिए आपसे मेरा आग्रह है, मेरा दिल से आपसे आग्रह है कि 23 तारीख की रात को अपने घर पे दीपक जरूर जलाना। समझ रहे हो? आप भी सुन लो, बड़े लोग भी सुन लो, मेरी माँ बहनें भी सुन लो। 24 तारीख की जयंती है, 23 तारीख को अपने घर पे दीपक जरूर जलाना। और 23 तारीख को, 24 तारीख को मैं एक संकल्प कराऊंगा, 23 तारीख को आज रात को 8 बजे तैयार रहना सब लोग। दीपक जलाने के बाद एक संकल्प कराऊंगा और संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे हम लोग। समझ रहे हो? 23 तारीख की रात को दीपक जरूर जलाना अपने घर पे। जो आपके बच्चे पूछें कि भाई आज क्या है, तो उनको बताना कल हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, जिन्होंने 600 साल पहले अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ मोर्चा लेके और हमें मानवतावादी जीवन जीने का विचार दिया, जिन्होंने देश दुनिया में क्रांति की और जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है, जिनकी वजह से हमारी पहचान। अपने बाप को नहीं भूलना चाहिए ना, याद रखोगे रखोगे, जलाओगे जलाओगे 23 तारीख को। तो अब मैं आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि आज 9 मीटिंग है, 1 होगी, 8 बाकी है, दौड़ दौड़ के जाऊंगा जब